हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 1 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके टॉपिक टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग और आप यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग करेंगे। ये इस सेशन की आपको पता है कि वीडियो नंबर 4 है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, इसके टॉपिक करेंगे टाइप्स। सबसे पहले मैं आपको टाइप्स के बारे में बताता हूँ कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग कितने तरह की होती है। आप मेरे साथ अंडरस्टैंड कीजिए और जिस तरीके से मैं एक आपको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना रहा हूँ आप इस तरीके से बनाने की कोशिश करिए। ये आ जाएगा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या आएगा, ये 5 तरह की मेजरली आपके पास अकाउंटिंग के टाइप्स आएंगे। ठीक है, एक एक करके मैं बताता हूँ आपको। ये है पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है जी। दूसरा क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग। दूसरा कौन सा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। आपने इस तरीके से चार्ट बना लीजिए, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कुछ बुक्स में है, कुछ बुक्स में नहीं बना हुआ। ठीक है जी, कॉस्ट अकाउंटिंग। और तीसरा क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा टाइप कौन सा है, मैनेजमेंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ओके जी। और उसके बाद चौथा क्या है, टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग, ओके जी। और उसके बाद फिफ्थ क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ठीक है जी। तो इसको अंडरस्टैंड करिए, ये क्या कह रहा है। ये 5 तरह के आपके क्या बन गए, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, तीसरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, चौथा टैक्स अकाउंटिंग और पांचवा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो एक एक करके मैं अब आपको इसको एक्सप्लेन करता जाता हूं कि किस तरीके से इसको हम आगे बढ़ाते हैं। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग में। सबसे पहले एक एक करके एक्सप्लेन करते जाते हैं। डेफिनेशन या कह लो मीनिंग कह लो, मैं आपको लिख के दे देता हूं एक एक दो सेंटेंस में। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से स्टार्ट करते हैं। सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है, पहली बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके बेटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ओके, तो इसमें क्या आता है, इट रिकॉर्ड्स in financial accounting we record all the transactions related to business in such a manner or in a systematic manner to ascertain profit or and loss एंड प्रॉफिट या लॉस को भी दोनों चीजें एक साथ नहीं आती, एंड बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट समझ लग गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं कि उसमें हम सारी बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं इन सच ए सिस्टमैटिक मैनर टू एसरटेन द प्रॉफिट एंड लॉस, या प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए और बैलेंस शीट बनाने के लिए हम करते हैं। ठीक है जी, ये मेजरली अकाउंट्स का यही होता है, और जो प्लस 1 में आप पढ़ोगे वो यही होगा। अब हम दूसरे की बात करेंगे। दूसरी तरह की जो अकाउंटिंग है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है, दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग
branch of accounting deals with the cost of the products, so we can say that the accounting which helps us to ascertain the cost of goods and services that is known as कॉस्ट अकाउंटिंग। सो कॉस्ट अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो हमें गुड्स के जो हम प्रोड्यूस करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, उसकी कॉस्ट को कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है। इट आल्सो इन्वॉल्व्स कंट्रोलिंग एस्पेक्ट ऑफ कॉस्ट। ये कॉस्ट को कैसे रिड्यूस किया जाएगा या कंट्रोल किया जाएगा उस पे भी फोकस करती है। तो ये दो तरह की अकाउंटिंग आ गई। एक आ गई हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, और दूसरे में हम क्या फाइंड करते हैं कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस। उसकी जो कॉस्ट है, कितनी कीमत आई है, कितनी लागत मूल्य आया है उसका, वो हमें फाइंड आउट करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तीसरा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तीसरा कौन सा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो एक एक करके मैं आपको पांचों की डेफिनेशंस या मीनिंग सिंपल तरीके से लिख के दे रहा हूं, बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा, ताकि आप चीजों को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ सको। अगर एज इट इज ही उतारना है वो तो फिर आपके सामने भी बुक में लिखा हुआ है, उसी को पढ़ के ट्रांसलेट करते जाने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं आपको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में सिंपल से सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। और तीसरा क्या है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज दैट ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग which helps the management to helps in analyze the results of the business to control and manage the affairs of the business। और उसमें वो क्या करते हैं दे एनालाइज by using various techniques like ratio analysis, ठीक है जी, रेशियो एनालिसिस, ओके, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट एटसेट्रा। वो इन चीजों का सहारा लेके, ठीक है, इस टेक्निक्स को यूज करके वो बिजनेस के अफेयर्स को मैनेज करते हैं। प्रॉफिट तो आ गया, प्रॉफिट बिजनेस में आ गया, प्रॉफिट आ गया 100 रुपया। अब हमें नहीं पता कि ये जो 100 रुपया प्रॉफिट आया वो कितना आया।
अच्छा यार ठीक है, ये फर्स्ट ईयर का और ये मान लो सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर का मैं प्रॉफिट कह रहा हूँ 200 रुपए का है, ठीक है। तो उस हिसाब से ज्यादा प्रॉफिट अच्छा किसका है, इसका। ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ने रिजल्ट दे दिया। पर सेल अगर मैं फर्स्ट ईयर की देखूं, ये 200 रुपए में कमाया और ये 500 रुपए में कमाया, तो इसका मतलब प्रॉफिटेबिलिटी किस साल की अच्छी हुई? प्रॉफिटेबिलिटी तो इसी साल की अच्छी हुई ना, क्योंकि 100 के से परसेंटेज अगर निकालूं तो ये कितना बनेगा, ये तो 50% मार्जिन आया। ये हमारा प्रॉफिट कितना हुआ 50%। और इस केस में अगर मैं परसेंटेज निकालूं प्रॉफिट की, तो ये कितना आया, ये तो सिर्फ 20% रह गया। तो इसका मतलब इसमें हमें ज्यादा फायदा नहीं हुआ, प्रॉफिटेबिलिटी तो इसकी अच्छी है, प्रॉफिट इसका ज्यादा अच्छा था। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग यदि हमें सिर्फ रिजल्ट बताता है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग उसमें हमें उसमें एनालिसिस करने की टेक्निक्स को बताता है कि किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं कि सिचुएशन अच्छी है या बुरी है, ठीक है जी। उसके बाद चौथी जो अकाउंटिंग का टाइप है वो है टैक्स अकाउंटिंग। चलिए अब करते हैं टैक्स अकाउंटिंग की बात। टैक्स अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो हमें ये बताती है कि टैक्स को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को, इवन नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को भी टैक्स की कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ता है, ठीक है। तो उसलिए हमें टैक्स के बारे में बिल्कुल अच्छे तरीके से जमा कराना होता है, नहीं तो पेनल्टीज पड़ती है। सो टैक्स अकाउंटिंग क्या होती है? चौथा क्या है? टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग में हमें क्या आएगा, इज दैट branch of accounting which helps the firm to calculate its taxes so that firm can complete the compliances of the government। क्योंकि अगर हम बात करें गवर्नमेंट, ठीक है जी, सर फर्म को कौन सा टैक्स देना होता है? मेजरली जीएसटी। उसके बाद क्या देना होता है? अपने प्रॉफिट पे इनकम टैक्स। तो ये हम कहां से पूरा करेंगे? कोई भी एक फर्म कैसे देगी? जीएसटी किस पे लगेगा? परचेज पे। और उसके बाद ये किस पे लगेगा? सेल्स पे, ठीक है जी। ये किस पे लगेगा? परचेज पे। और ये किस पे लगेगा? सेल्स पे। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा कि जितना भी जीएसटी आपने पे करना है वो कहां से पता चलेगा? जब तक आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की होगी, सरकार को आप प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन नहीं दे पाओगे कि आपकी कितनी सेल है, कितनी परचेज है, और आपका टैक्स कैलकुलेशन ठीक नहीं आएगा। तो जो अकाउंटिंग हमें ये बताए कि टैक्सेशन को कैसे कैलकुलेट करना है, उस अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं? टैक्स अकाउंटिंग। उसके बाद लास्ट इसका है तो फिर सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सो अगला पांचवा कौन सा है? सोशल रिस्पांसिबिलिटी। सोशल रिस्पांसिबिलिटी आज के मॉडर्न युग में ये एक नई तरह की अकाउंटिंग आई है, जिसमें एक बिजनेस को अपनी सोशल नीड्स को भी पूरा करना होता है। सो पांचवा है सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पांसिबिलिटी अकाउंटिंग, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन गई है आज के डेट में। सोशल रिस्पांसिबिलिटी से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बच नहीं सकती, ठीक है जी। इज द सोशल रिस्पांसिबिलिटी इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, measuring and communicating the contribution of the business towards society, ठीक है जी। क्या कंट्रीब्यूशन है फर्म का, ठीक है जी, आइडेंटिफाई करने में, मेजर करने में और कम्युनिकेट करना है आपको सोसाइटी को, क्या कंट्रीब्यूशन आपने सोसाइटी के लिए किया है। और वो कंट्रीब्यूशन क्या है? टुवर्ड्स सोसाइटी फॉर जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट,
जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितनी की है, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम्स। ठीक है जी, ये सारा कुछ हमारा किसमें आ जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग में। मतलब जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपने उसमें से भी पढ़ लिया होगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्सेज, सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज करती है। तो ये जिम्मेदारी बनती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की कि वो सोसाइटी के लिए भी कुछ करे, प्रॉफिट अर्न करने के साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना, ठीक है, अंडर प्रिविलेज कुछ भी, मतलब कुछ भी जो सोशल कॉज है उसको दूर करना, अंडर प्रिविलेज्ड लोगों की मदद करना, पर्सन्स हेल्प फाइनेंशियली, या उनको जॉब देके, उनको ट्रेनिंग देके, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस या सपोर्ट फॉर पब्लिक प्रोग्राम, जो सरकार द्वारा या जनता के जो हित में प्रोग्राम्स हैं, जैसे कोविड के समय में कुछ हेल्प की है किसी ने, या कोई सोशल कॉज किया है, कोई ब्लड डोनेशन कैंप चलाया है, ठीक है, कोई हेल्थ कैंप चलाया है, इस तरीके की क्या हेल्प की है आपने बिजनेस में, ठीक है, सोसाइटी के प्रति, तो वो जो सारा आप हिसाब किताब रखते हैं बिग फर्म, उसको क्या बोलते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो ये था हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग का। तो अब मैं आगे आपको बताऊंगा हमारा क्या आएगा आगे। उसके बाद दूसरा टॉपिक था यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही बोलते हैं ना। तो अब हम उस टॉपिक को लिखेंगे, अगला जो वो बनेगा यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसको समझने से पहले, हमारे अगले टॉपिक को समझने से पहले एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग इज आल्सो known as language of business, language of business. So communication becomes necessary to various parties, involved in it, involved with business। ठीक है जी। तो अब पार्टीज कौन सी है, एक मैं आपको बताता हूं, एक है इंटरनल यूजर्स, बोल सकते हैं आप उनको इंटरनल यूजर्स, और उसके बाद एक्सटर्नल यूजर्स, ठीक है जी। इंटरनल यूजर्स में आगे दो आ जाएंगे, पहला है ऑनर्स, जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है, कैपिटल लगाई हुई है। दूसरा कौन सा है, मैनेजमेंट, दूसरे कौन से हैं, मैनेजमेंट, ये। और इधर एक्सटर्नल में तो ज्यादा है, मैं फिर भी एक एक करके लिख देता हूं आपको। एक्सटर्नल में पहले क्या आएगा, पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर। उसके बाद दूसरा कौन सा है आपका, क्रेडिटर्स। उसके बाद तीसरा डेटर्स, ठीक है। उसके बाद चौथा है एम्प्लॉइज। इसकी कोई सीक्वेंस नहीं है, आप किसी भी सीक्वेंस में आप लिख सकते हो। टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट एजेंसीज, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज भी हैं जिनको आपको ये कंप्लायंसेस पूरा करके देना होता है। उसके बाद बैंक्स, ठीक है, एंड कंपटीटर्स, नाइन्थ क्या है, जनरल पब्लिक, ठीक है जी, जनरल पब्लिक। और उसके बाद ये क्या आ जाएगा, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। 10th में सोशल
रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स। तो मैं ये एक एक करके आपको एक्सप्लेन करता जाता हूँ। ये समझ आ गया इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स। और ये एक्सटर्नल यूजर्स में कौन सा है? पोटेंशियल इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, डेटर्स, एम्प्लॉइज, टैक्स अथॉरिटीज, ठीक है जी। उसके बाद गवर्नमेंट है, बैंक है, ठीक है, कंपटीटर्स भी हैं, जनरल पब्लिक भी है और सोशल रिस्पांसिबिलिटी। माइंड मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि इसका कोई सीक्वेंस नहीं है, आप ऊपर नीचे करके कोई भी लिख सकते हो, बट मैक्सिमम जो मुझे लग रहा है कि जो अफेक्ट होते हैं या जिनको चाहिए होती है इन्फॉर्मेशन वो यही है, ठीक है जी। तो चलिए आप एक एक करके एक्सप्लेन करते जाते हैं कि पहले इंटरनल यूजर्स की बात करते हैं कि इंटरनल यूजर्स इन्फॉर्मेशन का उनको क्यों चाहिए होती है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा था वो मैं मिटा देता हूँ। यहाँ ये चार्ट में बनाना है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो पहला क्या आ गया? ऑनर्स। तो ऑनर्स कौन हो गए? हु हैज इन्वेस्टेड मनी, सिंपल, दे वांट टू नो P&L, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को देखना चाहते हैं कि बिजनेस कहाँ पे हमारा स्टैंड कर रहा है, ठीक है जी। तो ओनर्स को क्या देखना होगा? ओनर्स को यही तो देखना होता है कि उनका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, ताकि वो कोई मेजर डिसीजन ले सके, उनको पैसा लगाने का कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है जी। ये उनके लिए एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन की बात होती है। ओके जी, जिन्होंने पैसा लगाया सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन तो बिजनेस में वही है ना बेटा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट को क्यों चाहिए होता है? ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए होती है, ठीक है। तो मालिकों के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट जो यूजर आएगा वो कौन है? मैनेजमेंट। वो कौन है? मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में क्या करना होता है? मैनेजमेंट को ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फॉर एफिशिएंट एंड स्मूथ functioning of business. They need full financial information, full financial information from for planning, controlling and decision making. बिकॉज हमने अभी आपको बताया, मैंने बताया आपको कि बिजनेस की लैंग्वेज कौन सी होती है स्टूडेंट्स? बिजनेस की लैंग्वेज कौन सी होती है? बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग से ही हम अपने बिजनेस को और एफिशिएंटली चलाने या स्मूथ रन करने में हेल्प मिलती है। उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही प्लानिंग आगे क्या करना है, किस तरीके से जाना, अगर फायदा हो रहा है तो क्या इसी बिजनेस को आगे कंटिन्यू करें या डाइवर्सिफाई करें या चेंज करें, क्या करें, कंट्रोल करना और उसको डिसीजन लेने में भी उनकी हेल्प करता है। तो ये क्या आ गए हमारे इंटरनल यूजर्स। तो ये हमारे इंटरनल यूजर्स आ गए, ठीक है जी। ये दो हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको एक एक करके बताता जाता हूँ कि एक्सटर्नल यूजर्स किस तरीके से उनको इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, ठीक है जी। अब मैं तो चार्ट का आपको चार्ट के फॉर्म में बना देता हूँ ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए और थोड़ा सा एक कंपैरेटिव फॉर्म में भी बन जाएगा। तो सबसे पहले आया एक्सटर्नल यूजर में पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर, पोटेंशियल इन्वेस्टर ने क्या करना होता है बेटा? पोटेंशियल इन्वेस्टर हु कैन और हैज द willingness to invest. He wants financial performance. उसको आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी होती है, ठीक है जी। उसको आपकी क्या देखनी है? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखनी होती है, क्योंकि वो प्रपोजल लेके आया, वो आपके पैसे बिजनेस में पोटेंशियल का मतलब क्या, उसमें क्षमता है पैसा लगाने की, वो पैसा लगाना चाहता है, तो आपको आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखना चाहता है कि क्या मुझे पैसा लगाने का आपकी फर्म में कोई फायदा होगा या नहीं। उसके बाद दूसरा कौन है? क्रेडिटर्स।
क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को अगर हम बात करें तो क्रेडिटर्स दो तरह के होते हैं, तो एक है शॉर्ट टर्म, ठीक है, और दूसरा है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में क्या आएगा, आपका जो आपने उधार पे सामान लिया है, परचेजेस, परचेजेस ऑन क्रेडिट, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, लॉन्ग रन में लोन्स, ठीक है। तो ये दोनों ही आपसे जानना चाहते हैं आपकी योर कैपेसिटी टू टेक क्रेडिट एंड लोन्स, आपकी क्या कैपेसिटी है क्रेडिट या लोन्स लेने की, ठीक है जी। क्या कैपेसिटी है आपकी, क्या आप उधार लेना भी चाहते हो या नहीं लेना चाहते, या उसको लौटा भी सकते हो या नहीं लौटा सकते। जब कहोगे हो तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से पता चलेगा। हर कोई 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 करोड़ का लोन मांगेगा, हर कोई चाहेगा मेरे को उधार मिल जाए सामान, पर क्या आप उसका उधार लौटा पाओगे। यदि लौटा पाओगे, और वो कहां से पता चलेगा, आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, आपके कितने क्रेडिटर्स हैं, आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है, आपके डेटर्स कितने हैं, आपके बहुत सारी चीजें वो देखेगा कि क्या आप में क्षमता है पैसे लौटाने की, तभी वो आपको उधार देगा ना। तो चलिए, उसके बाद तीसरा कौन है, डेटर। तीसरा डेटर वो व्यक्ति होता है जिसको who takes goods from the firm on credit, जो फर्म से क्रेडिट में सामान लेता है, ठीक है जी। वो क्या आ जाएगा हमारा डेटर। तो डेटर को भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। डेटर ने क्या करना होता है, उसका डेटर को ये देखना होता है that he is using or selling the products of a reputed firm, क्योंकि जिस फर्म से वो उधार ले रहा है वो फर्म की रेपुटेशन क्या है, क्या उसका माल आगे बिक भी जाएगा कि नहीं, उसकी गुडविल अच्छी है तभी तो उसका सामान बेच रहा है, अदरवाइज वो किसी ऐसी कंपनी का सामान क्यों बेचेगा जिसकी गुडविल अच्छी नहीं है। और गुडविल आपकी अच्छी है या नहीं, कहां से पता चलेगा, आप जितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो वो कहां से पता चलेगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस से पता चलेगा। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसी फर्म के साथ एसोसिएट अपने आप को करना ही नहीं चाहता जिसकी गुडविल ठीक नहीं होगी, तो आपकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ही आपकी गुडविल को बताएगा, ठीक है जी। चलिए, ये 3 हो गए। चौथा एम्प्लॉइज। तो एम्प्लॉइज को क्या चाहिए होता है, एम्प्लॉइज को चाहिए होता है कि क्या आप फर्म उनको पैसे दे पाएगी, ये है एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज समझ गए ना, कर्मचारी। तो उनको बेचारा को क्या चाहिए, एम्प्लॉइज को चाहिए होता है दे वांट टू नो दैट विल दे गेट सैलरी इंक्रीमेंट एंड बोनस ऑन टाइम। तो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से उन्हें क्या चाहिए होता है कि क्या उनको सैलरी, बोनस या इंक्रीमेंट, जो इनकम में आपकी बढ़ोतरी होती है साल के बाद, जो सैलरी बढ़ती है उसको इंक्रीमेंट बोलते हैं, ठीक है जी, इंक्रीमेंट। ओके, तो इंक्रीमेंट आप उनको ठीक टाइम पे दे पाओगे या नहीं दे पाओगे, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी, एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट में, ठीक है जी, किसमें आ जाएगी, एम्प्लॉइज की रिक्वायरमेंट में। ये एम्प्लॉइज को देखना होता है इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, ठीक है जी। ये आगे आपको यूजर्स एम्प्लॉइज का। अब उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब क्या है बेटा, उसके बाद गवर्नमेंट अथॉरिटी। गवर्नमेंट अथॉरिटी को क्या चाहिए होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज को आपको, या टैक्स अथॉरिटीज, टैक्स अथॉरिटीज, सॉरी हमने क्या वर्ड लिखा, टैक्स अथॉरिटीज। टैक्स अथॉरिटीज को देखना होता है कि क्या आप अपने कंप्लायंसेस को पूरा कर पा रहे हो, ठीक है। दे want to know that that the business is filing its tax returns on time, ठीक है। और वो भी कहां से पता चलेगा उनको कि आप ठीक टाइम पे जमा करा रहे हो या नहीं करा रहे, वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से ही पता चलता है। तो आगे 6 में क्या आ जाएगा, गवर्नमेंट एजेंसीज। 6 गवर्नमेंट एजेंसीज, बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं
जो आपको बिजनेस में आपको ट्रैक कर रही होती हैं ताकि आप अच्छी तरीके से परफॉर्म करो और सही तरीके से परफॉर्म करो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को पूरा करते हुए। तो उसमें आपको पूरा चीजें गवर्नमेंट के सारे कंप्लायंसेस को पूरा करना पड़ता है। ठीक है जी। लाइक वेज एक्ट, ये एजेंसीज ये देखती रहती हैं। फैक्ट्रीज एक्ट, ठीक है जी। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, कंपनीज एक्ट। तो वेरियस गवर्नमेंट एजेंसीज ये देखती रहती हैं कि आप इसके हिसाब से काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो उसके बाद 7th में क्या आएगा आपका बैंक, क्या आएगा बैंक या दूसरा नाम क्या आएगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। They want to know your capacity to borrow, pay interest, and repayment of loan। ठीक है जी। दे वांट टू नो कि आपके पास कितनी कैपेसिटी है लोन लेने की, क्या ब्याज भी चुका पाओगे, आपके बिजनेस में इतना मार्जिन है कि आप ब्याज चुका पाओगे और बाद में रीपेमेंट कर पाओगे आप प्राइमरी लोन की। ये सारी चीजें वो देखना चाहते हैं। ओके जी। ये तो 6-7 पॉइंट आ गए यहाँ पे। बाकी पॉइंट्स के लिए मैं अगले 3 पॉइंट आएंगे, मैं अगले पेज पे करूंगा। मुझे को मिटाना पड़ेगा, ये रब करना पड़ेगा। आपको टेक्नोलॉजी का समय है भाई, आप इसको स्लो करके पॉज करके ये अपनी कंप्लीट कर लीजिए। स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, आप इसको स्लो करके पॉज करके अपने बोर्ड तो बना ही रहे हो, पर ये मैं सिंपल से सिंपल वर्ड्स को चूज करके दे रहा हूँ, किसी भी बुकिश लैंग्वेज को नहीं यूज करा, ताकि चीजों को आपको अंडरस्टैंडेबल और किया जा सके। ठीक है जी। बिल्कुल बेसिक से वर्ड्स जो है उन्हीं का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल यूज नहीं कर रहा, आप सिंपल तरीके से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। ओके जी। चलिए अब हम 7 पॉइंट करिए, अब हम 8वां पॉइंट करेंगे। 8वां यूजर्स हमारा कौन सा है, कंपटीटर। कंपटीटर क्या जानना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए, कंपटीटर को जानना चाहता है हमारी स्ट्रेंथ कहाँ है, वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही उसको पता चलेगी। ठीक है, तो कंपटीटर क्या जानना चाहता है, हमारी स्ट्रेंथ। तो अगला 8 पॉइंट क्या है, कंपटीटर्स दे want to know the strength and weakness of the business enterprise, तो इसी से ही उनको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। वो तो नेचुरली मैंने बता ही दिया कि आपको कम्युनिकेशन करने का क्या तरीका है बिजनेस में, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, आपका प्रॉफिट लॉस, आपकी बैलेंस शीट ही उनको बता देगा। ठीक है जी। चलो उसके बाद 9th पॉइंट क्या है, जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक भी आपकी इंफॉर्मेशन को जानना चाहती है। जनरल पब्लिक आपकी इंफॉर्मेशन को क्या जानना चाहती है, जनरल पब्लिक आपको जानना चाहती है कि वो आप जो सोसाइटी के रिसोर्सेज को यूज कर रहे हो, ओके, वो किसी ऐसे तरीके से लोगों के साथ या ऐसे बिजनेस के साथ आपको क्या साथ बिजनेस में सोसाइटी में ऐसे को बिजनेस को नहीं सर्वाइव करने देगी जो सोसाइटी का ध्यान नहीं रख रहा। ठीक है, सो जनरल पब्लिक में जो आपके वैरायटी ऑफ वेज है जिसमें आपको एम्प्लॉयमेंट आर इज बिजनेस organization is able to generate employment। ठीक है, taking care of customers needs and helping the local creditors और सप्लायर्स। आप उनकी भी मदद कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, आप अगर लोकल कस्टमर मतलब आप लोकल सप्लायर से सामान ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, क्योंकि उनकी
जगह पे, उनके डोमेन में, उनके एरिया में दुकान खोली है और आप उनकी हेल्प नहीं ले रहे हो और आप बाहर से सामान मंगा रहे हो, कस्टमर को आप जो सामान बेच रहे हो और उनका ध्यान नहीं रख रहे कि उनको सामान ठीक मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो जनरल पब्लिक इस चीज में इन्वॉल्व होना चाहती है कि आपको एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, और वो चीजें उनको कहाँ से पता चलती हैं? वो चीजें पता चलती हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही, कि आप ये सारी चीजें उनके साथ कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो बिजनेस के, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और लास्ट क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं, वो ग्रुप्स को क्या करना देखना चाहते हैं, वो ग्रुप्स क्या देखना चाहते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स को भी ये देखना होता है कि आप बिजनेस में कैसे उनकी हेल्प कर रहे हो। to protect the environment, helps in controlling pollution, okay, help in to protect the environment, helps in controlling pollution and assisting the government in public welfare programs। ठीक है जी, ये सारा हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप्स जो बने हुए हैं उनकी ये जिम्मेदारी है, उनको भी ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है कि आपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए कितना खर्चा किया, आपने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कितना खर्चा किया, आपने कितना खर्चा किया सोशल वेलफेयर के लिए। आपको लग रहा होगा कि सर ये सारी चीजें तो उसके अंदर ही आती हैं, बट बेटा ये चीजों का ध्यान कौन रखेगा? ये क्या कौन फोकस में देख रहा है? ये जनरल पब्लिक देख रही है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो। हमें लगता है ना कि पब्लिक कुछ नहीं देखती, पब्लिक सब कुछ देख रही होती है। क्या आपने लोकल लोगों को नौकरी दी? नहीं दी। क्या आप लोकल लोगों के जो कस्टमर सप्लायर्स हैं उनका सामान ले लो या नहीं ले लो? तो ये हमको अब उनकी सारी लिस्ट पता चल जाती है उनके लोकल लोगों से, या जो हमारे बिजनेस की कंपनीज एक्ट में के हिसाब से आपको पता है कि जो अकाउंट्स हैं वो पब्लिश करवाने पड़ते हैं, तो वहां से वो उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि लोकल जहाँ पे डोमेन में, जिस डोमेन में उनका बिजनेस है वो पब्लिक की हेल्प कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ओके जी, किस तरीके के सप्लायर से सामान लेते हैं, क्या छोटे सप्लायर्स को वो इग्नोर करते हैं चाहे उनका सामान अच्छा दिया, या उनको परेशान किया जाता है पैसे पे करने के लिए, उनका पैसा लटका के तो नहीं रखा हुआ। ठीक है, कस्टमर को सामान दे दिया, उनकी हेल्प नहीं की, उनको चलाना नहीं सिखाया, उनको आफ्टर सेल सर्विस नहीं दी आपने, खराब हो गया तो वापस नहीं ले रहे आप। तो ये सारी चीज़ें जनरल पब्लिक मॉनिटर करती रहती है थ्रू आवर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीज़ें पब्लिक के लिए, और ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप जो एनजीओज वगैरह जैसे बने होते हैं या ये गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं, वो सारी चीज़ें ये देखते रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगली वीडियोस के लिए वीडियोस देखते रहें। ठीक है जी, बाकी टॉपिक्स मैं आपको अगली वीडियोस में करूँगा। ओके जी, डन।